हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, हम सुन रहे हैं सुरेंद्र वर्मा का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए। आज सुनते हैं इसका भाग 29, अपरिचित के सहयात्री। यह भी मुंबई है। जैसे ही गोरेगांव के हाईवे से दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ी, वर्षा को सुखद आश्चर्य हुआ। हाँ, नीरजा मुस्कुराई। दूर एक दूसरे से सटी हुई पहाड़ियां थी और हरियाली का आंखों को राहत देने वाला सिलसिला। मध्यम वर्षा ने खामोशी को लुभावना बनाते हुए सुनहलेपन को गहरा कर दिया था। वर्षा ने कांच को आधा खोल लिया था और ताजी हवा भीतर भरने की कोशिश की। नीरजा ने रफ्तार बढ़ा दी। इतनी सुबह ट्रैफिक बहुत कम था। यहाँ पहुंचकर जान में जान आई, वर्षा बोली। ऊंची एकरस बिल्डिंगों और संकरी भीड़ की रेल पेल वाली सड़क के बाद ऐसा हरा और शांत खुलापन वर्षा को विभोर कर गया। बस पहुंच गए। नीरजा ने दाईं ओर कार मोड़ी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले रास्ते से थोड़ा आगे जाते ही गेट दिखाई दिया। चौकीदारों ने नीरजा को सलाम मारा। उसने दाईं ओर की ओर इमारत के साथ कार खड़ी कर दी। यह एयर कंडीशनर फ्लोर है वर्षा। बाहर निकलते ही नीरजा ने सुंदर सी ऑटोमेटिक छतरी से उसे ढक लिया। सीढ़ियां चढ़कर वे ऊपर पहुंची। बरामदे में 2-3 लोग खड़े थे। अभिवादन का उत्तर देते हुए नीरजा ने एक दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। तुम्हारा मेकअप रूम। सेट का चक्कर लगाने के लिए नीरजा चली आई तो कला संग्राम की तैयारी के लिए मेकअप रूम है, वर्षा ने मंद स्मित से सोचा। बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल था, ऊपर फोल्डिंग शीशा, ऊपर बल्ब झूल रहे थे। मेज पे भांति भांति के पाउडर और क्रीम के डब्बे व शीशियां, क्लिप, कर्लर, हेयर ब्रशेज, ब्लो डायर्स, विग। एक और बड़ा सोफा था। छोटे पगों से वर्षा खिड़की तक आई। थोड़ी दूर तक कैंटीन दिखाई दे रही थी। उसने दाईं ओर से दूर तक देखने की कोशिश की तो फुलवारी, पुलिस स्टेशन और मंदिर के स्थायी सेट दिखाई दिए। ऐसे प्रबंध पे वर्षा मुस्कुरा उठी। दरवाजे पे दस्तक हुई। कम इन। छोटी सी स्त्री मुस्कान के साथ आई। गुड मॉर्निंग मैडम। हेयर ड्रेसर मैरी। गुड मॉर्निंग, वर्षा ने हाथ मिलाया। मैरी ने अपना बॉक्स और आइस पेल मेज पे रखा। मिस्टर हुसैन ने बोला, आपका बुफे वाला हेयर स्टाइल मांगता। ठीक है, वर्षा मुस्कान के साथ कुर्सी पे बैठ गई। उसे नहीं मालूम था यह विशेष केस सज्जा कैसी होती है। मेकअप भी रंगमंच में बहुत हल्का ही किया था। रुई के छोटे छोटे गीले टुकड़ों से मैरी उसका चेहरा साफ करने लगी। बताया, पहले वह पैनकेक लगाएगी, फिर बर्फीले पानी से मुंह धोएगी, फिर बेस मेकअप करके चिक बूंस, होठों और आंखों को हाईलाइट करेगी, फाइल से आईलैशेज लगाएगी। वह इस पेशे में 15 वर्ष से है। फला फला स्टार की निजी हेयर ड्रेसर रह चुकी है। दरवाजे पे दस्तक हुई और चाय आई। फिर दस्तक हुई और कस्ट्यूम इंचार्ज साड़ी ब्लाउज के हैंगर टांग गया। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। गुड मॉर्निंग मैडम। युवक मुस्कुराया। मैं मजीद हूँ, हुसैन का भाई, सेकंड असिस्टेंट। पहला शॉट आपका ही है। तुम्हारे विमल जी को आने दो, मैरी बोली। फ़ोन किया था, जाग गए हैं, चाय पी रहे हैं। वर्षा मन ही मन कौतुक से मुस्कुराई। तो इस स्टूडियो से घर में बैठे स्टार की दिनचर्या को मॉनिटर किया जाता है। मैरी ने क्लिप्स और कर्लर के सहारे उसके सिर पे बालों की अट्टालिका सी बना दी। फिर अपना केस विन्यास निहारते हुए वर्षा को वर्ली में देखी हुई सिएट टायर की इमारत याद आई। एक के ऊपर एक मंजिलें और बाहरी और कांच की एक के बाद एक खिड़कियां उसे लगाए। वह रस्सी पर चलने वाली नटी की तरह अपने सिर पे कांच की इमारत लिए बैठी है। सौम्य मुद्रा। अभिनय करेगी या अपनी हेयर स्टाइल संभालेगी। फिर दस्तक हुई। गुड मॉर्निंग मैडम। वह युवक भी मुस्कुराया। मैं करीम हूँ, हुसैन भाई का चीफ असिस्टेंट। यह रहा आपका सीन। आईने के सामने खड़ी वर्षा डायरेक्टर रूपा को देख रही थी। मॉडल और गगन सुंदरी के इस सम्मिश्रण में क्या गंभीर गरिमा में त्यागशील चरित्र के दर्शन होते हैं। बनाने वाले और खरीदने वाले तो तुमसे बेहतर जानते हैं, वर्षा वशिष्ठ। उसने अपने आप को लताड़ा। तुम चुप चुप रहोगी? क्लिनिक से आ रही हो? हाँ, काम ज़्यादा था, खास नहीं, पर एकाएक दिल का दौरा पड़ जाने का एक केस आ गया। वह तो मुझे भी पड़ गया है, नायक अर्थभरी मुस्कान से कहता है। दृश्य की भाषा अटपटी लगी, संवाद बनावटी। रूपा समझ रही है कि नायक को उससे प्रेम है, पर दर्शक जानते हैं कि मोहन का संकेत निशा की ओर है। और यह गलतफहमी मध्यांतर तक खिंच जाती है। उसका काम बस इतना ही है कि इन संवादों को अपने पूरे विश्वास के साथ निभा दे। अगर वह इसकी अदायगी में ब्रेस्ट का अलगाववादी सिद्धांत ले आए तो उसने हल्की मुस्कान से सोचा, ज़्यादा चंचलता अच्छी नहीं होती वर्षा वशिष्ठ। उसने अपने आप को डांटा। वर्षा ने सोफे पर बैठते हुए गहरी सांस ली। मैं गौडो का इंतजार कर रही हूँ। वह 8 बजे आ गई थी, 9 पर तैयार हो गई थी। अब 11 बज रहे थे। 2 बार चाय पी चुकी थी। अपना सीन 3 बार पढ़ चुकी थी। 1 बार संवाद बोलकर देख लिए थे। कोई भी किताब साथ नहीं थी। अब ऊब चुभने लगी थी। हार कर सीढ़ियां उतरने लगी। वातानुकूलित फ्लोर पे आते ही ठंडक का भला गिलाफ अपने में समेटने लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वर्षा जी। हुसैन कुर्सी से उठ खड़े हुए, चौड़ी मुस्कान के साथ। एक निगाह उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वेरी गुड, आप बिल्कुल मेरा कैरेक्टर दिख रही हैं। उन्होंने वर्षा के पीछे से आते मजीद को संबोधित किया। क्या हुआ? घर से चल चुके हैं, मजीद ने सूचना दी। आइए आपको सेट दिखाऊं। ड्राइंग रूम का बहुत भव्य सेट था, नायक का घर।
तमाम लोगों की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करते हुए वर्षा ने सेट का जायजा लिया। पीछे फ्लैक्स, कपड़े, पेपर, रंग के डिब्बे, गोंद की शीशी और रद्दी कागज का ढेर दिखाई दे रहा था। गुड मॉर्निंग सर। कैमरे के निकट बैठे मिस्टर ईरानी के पास वर्षा अभिवादन के साथ रुक गई। मेरा नाम वर्षा है। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत कैसी है? अब पहले से बेटर। ईरानी मुस्कुराए। कांदा और पान तक नहीं खाता, फिर भी अटैक हो गया। वर्षा अपने पिता की बीमारी के बारे में बताने लगी। असिस्टेंट कैमरामैन ने वर्षा के लिए कुर्सी खींच दी। 5 मिनट बाद खलबली सी मच गई। आ गए जी गए की पुकारे गूंजी। हुसैन बाहर चले गए। वर्षा साउंड रिकॉर्डिंग को अपना परिचय देकर नागरा की बारीकियां समझ रही थी। कुछ लोग सम्मान भरे अलगाव के भाव से आसपास खड़े थे। मैडम 1 मिनट। प्रोडक्शन कंट्रोलर आपके पास आया। आपके लिए लंच क्या मंगवाऊं? मुगलई, चाइनीज या कुछ और? वर्षा के चेहरे पे नासमझी थी। विमल जी के लिए चिकन तंदूरी आता है। कंचन प्रभा जी चाइनीज पसंद करती हैं। जो यूनिट के लिए आता है वही मुझे दे दे। ठीक है मैडम। आपने ने एक वाउचर व वॉल पेन आगे बढ़ाया। साइन कर दे प्लीज, टैक्सी फेयर के लिए। वर्षा आज कचा गई। मैं तो नीरज जी के साथ ही हूँ, वापसी भी उन्हीं के साथ जाऊँगी। मैडम कन्वेंस तो सबको मिलता है, स्टार भी पेट्रोल मनी लेते हैं। मुझे रिपटरी से आने जाने के लिए बस या ऑटो का किराया तो नहीं मिलता। वर्षा ने सोचा। आप नीरज जी को बता दीजिए, उन्होंने ही यह लिस्ट ओके की है मैडम। वर्षा ने यह सोचकर हस्ताक्षर कर दिए, कहीं यह न समझा जाए कि 100 रुपये के लिए शहीद बनने का नाटक कर रही है। मैं इसे आपके पर्स में रख देता हूँ। आपटे ने 100 का नोट दिखाया। वर्षा ने पानी के गिलास की ट्रे लिए जाते सॉफ्ट बॉय का इशारा किया तो वह सुख जाकर आपटे को देखने लगा। नीरजा जी के कमरे से ले आओ। सॉफ्ट बॉय को आदेश देकर आपटे वर्षा से मुखातिब हुआ। मैडम बड़े लोग यहाँ का पानी नहीं पीते, वे फिल्टर का वाटर जग अपने साथ लाते हैं। ठीक है, वर्षा मुस्कुराई, कल से ले आऊँगी। दिल से नगमा फूटता तो है पर उसे अल्फाज नहीं मिलते। विमल ने मीठी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। दिल से रागनी फूटती तो है पर उसे। कट। हुसैन की आवाज़ गूंजी। दूसरी लाइन गड़बड़ हो गई है विमल जी, यह दूसरा टेक था। सॉरी, कोई बात नहीं, आप फिर से डायलॉग देख लीजिए। थोड़ी पी गई सिगरेट फिर संभालकर विमल को थमाई गई और करीम उसके पास संवाद लेके खड़ा हुआ। वर्षा वक्ष पे हाथ बांधे एक खंबे को देखती रही। सामने देखना अटपटा लग रहा था। कितनी जोड़ी आंखें अपने चेहरे पे जमी महसूस होती थी। 2 घंटे पहले जब वह कंपाउंड का छोटा सा चक्कर लगाकर लौटी तो फ्लोर की घमाघमी के बीच कुछ लोगों से घिरे हुए विमल कुर्सी पर बैठे सीन पढ़ रहे थे। हुसैन उनके बगल में थे। पीछे संवाद लेखक खड़े थे। 2 अनजान व्यक्ति गर्व के भाव से विमल के निकट थे। एक उनका चाय का ग्लास थामे था, एक सिगरेट का पैकेट। नमस्ते, वर्षा ने अभिवादन किया। मेरा नाम वर्षा वशिष्ठ है। आइए। विमल मुस्कान के साथ खड़े हो गए। मैं फिल्मों में अनाड़ी हूँ, कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दे। विमल ने हल्की मुस्कान से उसकी ओर देखा। टेक करें? हुसैन ने पूछा। उन्होंने सीन समझा दिया था। यूं वर्षा के लिए समझने को कुछ नहीं था। दृश्य बिल्कुल मामूली था। वह समझ रही है कि नायक उसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति से झिझक रहा है, जबकि वास्तव में उसकी भावनाओं का केंद्र निशा थी। हुसैन दृश्य को ऐसे समझा रहे थे जैसे अस्तित्ववाद का खुलासा कर रहे हो, पर वह गंभीर भाव से सुनने का अभिनय करती रही। अपनी तल्लीनता दिखाने के लिए एक सवाल भी पूछ लिया। स्पष्ट था कि हुसैन को अच्छा लगा। साइलेंस। हुसैन की आवाज़ गूंजी। मैडम अपनी लाइनें देखेंगी? डायलॉग लंबा है, करीम ने पूछा। वर्षा को जरूरत नहीं थी पर दिखावे से बचने के लिए कागज पर सरसरी निगाह डाल ली। बड़ी व्यावसायिक फिल्म में नंबर 2 स्टार के साथ यह पहला शॉट था। लाइट्स के साथ एक पल को वर्षा के दिल की धड़कन ठिठकी, फिर समतल हो गई। पता नहीं क्यों एक्शन के आदेश पर विमल की ओर मीठे ढंग से देखते हुए वर्षा एक कदम आगे बढ़ी। आज की शाम बहुत सुहानी लग रही है। हवा की अटखेलियां में कशिश कुछ ज्यादा है। दिल में उमंग की घटाएं छा रही हैं। आंखों के सपने कुछ ज्यादा ही दिलकश उठे। उसने भाव भरी आंखों से विमल को देखा। तुम क्या सोचते हो मोहन? कट। हुसैन की आवाज़ आई। ईरानी साहब, इट इज़ ओके विथ यू? परफेक्ट, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। ओके प्रिंट, हुसैन बोले। अब दोनों आर्टिस्टों के साथ अलग अलग एंट्री और क्लोजअप लेते हैं। वर्षा आज कचा गई। हुसैन की ओर मुड़ती अपनी सवालिया निगाह को वर्षा ने बीच में ही रोक लिया था। शपथ ले ली थी कि यहाँ गंधारी की पट्टी का वह निरंतर नया इस्तेमाल करेगी। आंखें चित्रनगरी की मुख्य धारा कार्य प्रणाली देखेगी पर मुंह बिल्कुल बंद रहेगा। मैडम डायलॉग आपको कैसे लगे हैं? एहसास है? हैदराबादी ने विनम्र भाव से पूछा। वर्षा हाथ में कागज थामे निष्पंद बैठी। दुखी दृश्य का अंतिम संवाद था। अपने अरमानों के मजार पर दिल की शमा जलाने आई हूँ। मुख्यधारा सिनेमा का आज पहला दिन था लेकिन मन बिल्कुल मुरझा गया था। ड्रामा स्कूल और रिपटरी के 6 वर्षों में शुद्रक और चेखव के साहचर्य के बाद उसकी यह गति होनी थी। एक पल के लिए मन ने विद्रोह कर दिया। 5,000 का साइनिंग अमाउंट वापस करके कल सुबह दिल्ली चली जाऊंगी, पर राशि तुम्हारे परिवार के 7 पीढ़ियों ने भी नहीं देखी होगी। वर्षा भीतर ही फुसफुसाई। अच्छे हैं। थोड़ी कोशिश के बाद वर्षा चेहरे पे छोटी सी मुस्कान ले आई। वे वृद्ध थे, दद्दा से 2-4 साल बड़े ही होंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं समा को सम्मा कह सकती हूँ? बोलने में सही फ्लो आता है। उन्होंने उत्तर देने के बजाय पल भर ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर चेहरे की पिघलती रेखाओं के साथ उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो बेटी, नामो रुतबा बुलंद हो। वर्षा थोड़ी उलझन से उन्हें जाती हुई देखती रही। वर्षा,
चाय का ग्लास थामे विमल पास आए और बगल की कुर्सी पर बैठ गए। तुम तो वन टेक आर्टिस्ट निकली और मुझसे डायलॉग मार रही थी कि मैं अनाड़ी हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कृत्रिम उपलाम के भाव से देखा। टांगे की चाय के लिए मुंबई में कोई और नहीं मिला। वर्षा सुकुचाई सी मुस्कुराई, कुछ पल रुक कर कहा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी कास्टिंग पर ऐतराज़ नहीं किया। विमल संजीदा हो गए। जब कास्टिंग पर मेरी राय ली जाती है तो मुझे अपना एक हादसा याद आता है। वे स्ट्रगल के दिन थे। गोरेगांव के गेस्ट हाउस में रहता था। 2-3 सपोर्टिंग रोल कर चुका था। एक प्रोड्यूसर ने हिम्मत करके लीडिंग रोल में लिया कि एक फीमेल स्टार से हीरोइन की बात करने गए। उन्होंने ना कह दिया। विमल ने एकटक वर्षा को देखा। पुराना आहत भाव आंखों में रेंग उठा था। वर्षा 3 दिन नींद नहीं आई। मन हुआ कि उन स्टार के पास जाऊं और कदमों में सिर रख दूं। एक सुबह उनके घर तक भी गया, पर अपने पर ही शर्माई। बाहर से वापस लौट आया। हीरो बनने के लिए मुझे 1 साल और इंतजार करना पड़ा। कुछ वक्त पहले जब एक दिन सेट पे पहुंचा तो वह हीरोइन मेरी माँ का रोल कर रही थी। एक बार तो मन में आया कि फ्लोर पे सबके सामने अपना हिसाब बराबर कर लूं। फिर अपनी माँ को याद करते हुए अपने पे काबू पाया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ पल के विराम में विमल से खोए हुए 1 साल को याद किया। फिर थोड़ा करुणा और थोड़ी कड़वाहट के स्वर में कहा, अगर किसी में टैलेंट है तो इससे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ डिले किया जा सकता है। यूनिट के लोग देख रहे थे कि विमल कैसे डूब के वर्षा से बात कर रहे हैं। तुम्हारी तरह मुझे किसी ट्रेनिंग का अवसर नहीं मिला है। मैं पंजाब के छोटे से कस्बे का प्रोडक्ट हूँ। यूँ ही मौज में आकर फिल्म फेयर टैलेंट कंटेस्ट में का फॉर्म भर दिया था। मुंबई आया तो पूरा उजबक था। विमल ने जैसी सूरत बनाई उससे वर्षा को हंसी आ गई। अंग्रेजी आती नहीं थी। ईरानी रिश्ता में पहली बार ज्यूक बॉक्स देखा तो भौचक रह गया। फ़ोन पे बात करना भी मेरे लिए बड़ा मोर्चा जीतना था। हाँ, एक सच्ची बात तुम्हें बता दूँ, पर किसी से कहना मत। मैं अपने को एक्टर फैक्टर नहीं मानता, बस माथे की लकीरों ने स्टार बना दिया है। उन्होंने विस्तार से अपने प्रारंभिक संघर्ष की कहानी सुनाई। शुरू की 2 फिल्में फ्लॉप हुई, तीसरी चल निकली। कैसे पहला फ्लैट लिया, फिर वर्तमान बंगले तक पहुंचे। पूना के पास फार्म बनाया। अपने प्रोडक्शन में 6 फिल्में बनाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोला। गरीब घर का हूँ वर्षा, इसलिए शुरू में मेरे कदम बहके थे। यहाँ की चमक दमक और शानो शौकत से आंखें चौंधिया गई थी। फिर कुछ ठोकरें लगी तो समझा। विमल ने सिगरेट सुलझाई। परसों दूसरे इतवार की छुट्टी है, तुम्हारा कुछ प्रोग्राम है? जी नहीं तो लंच पे मेरे घर आओ। मेरी छोटी बेटी है ना मीता, उसे ड्रामे का बहुत शौक है। एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गई तो फिर छोड़ेगी नहीं। अब बेटी की बात करते हुए विमल के मुंह पे स्वप्निल मुस्कान आ गई। डैडी के पास तुम्हारे बारे में 2-3 क्वेरीज आई थी। 7वें दिन रात को वापस लौटते हुए निर्जा बोली, उन्होंने कह दिया रोल अच्छा होगा तो वर्षा जी जरूर करूँगी। ट्रेंड व सामान्य पत्रों में शूटिंग का समाचार और तस्वीरें छप गई थी। राउंड पर स्टूडियो आने वाले कुछ फिल्म पत्रकारों से परिचय हुआ था। अगले हफ्ते टिसल टाउन के लिए फोटोग्राफ सेशन तय हो चुका था। धर्मयुग ने फिल्म जगत स्तंभ में रंगीन और श्वेत श्याम चित्रों के साथ उस पर पूरा लेख छापा था। अगर मुझे कोई नई फिल्म मिली तो उसका काम 6 महीने से भी आगे जा सकता है। हाँ, पर मेरे पास छुट्टी तो इतनी ही है, वर्षा व्यवस्था से बोली। 6 महीने और बढ़ा लेना, ऐसी मांग अनुचित होगी। सूर्यवान और डॉक्टर अटल की सहयोग भावना को और ज़्यादा खींचते हुए मैं अपराधी महसूस करूंगी। 2 दिन पहले मीरा के पते पर डॉक्टर अटल का उत्तर आ गया था। नए कला माध्यम में विस्तार के समाचार से खुशी हुई। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वर्षा, यह तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। निर्जा ने पल भर उसे देखकर सड़क पर निगाह फेर ली। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मेन स्ट्रीम सिनेमा से नाता बनाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ जब शूटिंग शेड्यूल बनता है तो उसका आधार स्टार्स की डेट्स होती हैं। दिल्ली में अचानक तुम्हारे पास फ़ोन आएगा, कल स्टूडियो में सुबह 6 बजे रिपोर्ट कीजिए। तुम कहोगी कल तो मेरा मृक्ष कटिक्स का शो है। हम लोग तुम्हारी वजह से अपना शेड्यूल नहीं बदल सकते, क्योंकि पिक्चर तो हम स्टार्स के नाम से बेचते हैं। तो अब क्या होगा? अगर हम तुम्हारे साथ कुछ शूट कर चुके हैं तो तुम्हारा रोल कम कर देंगे, अगर नहीं किया है तो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। इंडस्ट्री में यह बात फैल जाएगी और तुमको लेते हुए लोग झिझकने लगेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे नाम से पिक्चर बिकने लगी तो हम मुस्कुराकर अपना शेड्यूल बदल देंगे और पूरी यूनिट खुशी खुशी दिल्ली से ही नहीं बल्कि नॉर्थ पोल से भी तुम्हारे आने का इंतजार करेगी। सीधा साधा मांग और पूर्ति का बाजार नियम है, वर्षा ने सोचा। इस पिक्चर में तुम्हें क्यों लिया? निपुर जी को हमने 2.25 लाख में साइन किया था। उनके एक्सीडेंट के बाद सुनंदा राय को सोचा, वह तकरीबन इतनी ही कीमत पे आती। फिर उनके नखरे भी बहुत है। फिर इस लंबे शेड्यूल के लिए उनके पास डेट्स भी नहीं थी। तब हुसैन भाई ने तुम्हारा नाम लिया। हमने सोचा आर्टिस्ट तो अच्छी है, क्लासेज में थोड़ा नाम है, पैसा भी कम देना पड़ेगा और बराबर अवेलेबल भी रहेंगी। 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नाक भौंसी कोड़ी, पर डैडी ने अपने पुराने संबंधों के आधार पर उन्हें मना लिया। हाँ, अगर पिक्चर पूरी होने के बाद तुम उन्हें पसंद नहीं आई तो हो सकता है वे प्राइस थोड़ी कम करने के लिए जिद करें, और अगर पिक्चर चल गई तो यही डिस्ट्रीब्यूटर्स कहेंगे निर्जा ने पान भरे मुँह से बोलने का अभिनय किया। हमने तो पहले ही कह दिया था नारंग साहब में टैलेंट को पहचानने का टैलेंट है। वर्षा हंस पड़ी। फिर पूछा, तुम कब से प्रोडक्शन संभाल रही हो? 5 साल हो गए, निर्जा बोली। दरअसल हमारे कोई भाई नहीं है, इसलिए डैडी काफ़ी उदास चल रहे थे। मेरे बाद कंपनी का क्या होगा? बड़ी बहन बिल्कुल घरेलू है और बहनोई साइंटिस्ट। तो ताल ठोक कर हम अखाड़े में आ गए। वर्षा मुस्कुराई।
वर्षा, जैसा अवसर तुम्हें मिला है वैसा मुश्किल से मिलता है और बार बार नहीं मिलता। मेरा सुझाव यही है कि अब तुम सब्सटेंशियल पैसा कमा लो। कितने को तुम सब्सटेंशियल कहोगी यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, पर इतना तो होना ही चाहिए जो मुंबई में सिर पर अपनी छत दे सके और महीने का ठीक ठाक गुजारा। वैसे तृष्णा का कोई अंत नहीं है, मैं उलझन में हूँ निर्जा। बिल्डिंग के गेट पर गुड नाइट के साथ वर्षा उतर आई और पहले चौकीदार ने सलाम किया, फिर लिफ्टमैन ने। फ्लैट के भीतर आकर उसने रोशनी जलाई। दरवाजे के नीचे दिव्या, अनुपमा और शिवानी के पत्र पड़े थे, साथ में मीरा की छोटी सी स्लिप थी। तुम्हारे पत्र छोड़ रही हूँ, इतवार को मिलेंगे। बड़ा सा फ्लैट जो भीतर घुसते हुए बराबर भाएं भाएं करता था। पत्रों के कारण उतना त्रासद नहीं लगा। उसने जल्दी से नहाया, फिर एक कप कॉफ़ी बनाकर सोफे पे पसर गई। वर्षा डार्लिंग, शिवानी ने लिखा था तुम मेरी सालगिरह पे नहीं आई। पार्टी का मजा आधा रह गया, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया था। भाभी ने ताना मारा, बहुत वर्षा वर्षा करती थी। कहाँ है तुम्हारी वर्षा? हाँ, तुम्हारा उपहार मिला, बहुत पसंद आया, ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तुम्हें बड़ी फिल्म मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबे चुंबन के साथ बधाई, पर यहाँ तुम्हारी कमी बहुत कसकती है। जोड़बाग या मंडी हाउस से गुजरते हुए एकाएक उदास हो जाती हूँ। एक फिल्म के बनने में 6 महीने लगते हैं। ये लोग क्या स्लो मोशन में काम करते हैं? 6 महीने कैसे काटूँ तुम ही बताओ। आलिंगनों और चुम्बनों के साथ तुम्हारी शिवानी। नीचे पुनश्च करके लिखा था, अपना दोस्त कैसा है उसे मत बताना कि मैंने उसे याद किया, या बता देना क्या फ़र्क पड़ता है। कुशन वक्ष पे दबाए वर्षा ने चाय का बड़ा घूंट लिया। शिवानी के साथ यह पहला पत्र व्यवहार था। कितनी मित्रताओं का आधार शारीरिक उपस्थिति होती है। पत्र के माध्यम बनने पे कुछ मित्रताएं छिन्न और झीनी हो जाती हैं। वर्षा को शिवानी के साथ ऐसी ही आशंका थी, पर शिवानी के पत्र ने इस संबंध में जैसे नए परिपार्श्व के साथ आलोकित कर दिया था। उल्टे कुंडले के साथ शिवानी का मुस्कुराता क्लोजअप सामने आया। शिवानी, मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, उसने जोर से कहा। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लगता है, अनुपमा ने लिखा था। रात को वापस लौटते हुए उत्साह नहीं रहता। तुम्हारे लता मंडप में सुबह चाय पीने नहीं बैठती, अखबार अपने कमरे में ही पढ़ लेती हूँ। घर की दिनचर्या तुम्हारे साथ कैसी गुथ गई थी। झुमकी की भी खिलखिल कम हो गई है। संबंध टूटने को चतुर्भुज ने बुरी तरह से लिया है। हर जगह मेरे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुम्हें भी लिखा होगा। उद्योग मंत्रालय में फंसी एक योजना को संभालकर स्नेह ने खेमका का थोड़ा सा विश्वास जीत लिया है, पर वही गर्भवती है। मैं रक्षाबंधन पे भोपाल जा रही हूँ, देखूँ घर में कैसे रिसेप्शन मिलता है। तुम्हें व्यावसायिक फिल्म मिलने पर रिपर्टरी में खुशी मनाई गई। विश्वस्त सूत्रों का कहना है ममता को उदास पाया गया। वर्षा के मुंह से एक ठंडी सांस निकली। नए शहर के अजनबीपन की अनुभूति इन पत्रों से तीखी हो गई। लिंकिंग रोड, एससी रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जुहू बांद्रा के ऊपर कनाट पैलेस, लोडी गार्डन, अमृता शेरगिल मार्ग और बंगाली मार्केट सुपई पोज हो गए। जोड़बाग का घर सामने उतरा। गुड मॉर्निंग दीदी के साथ मुस्कुराती हुई झुमकी ने प्याला बढ़ाया। वर्षा, शाम को 5 बजे रविंद्र भवन के बाएं गेट पे मिलेंगे। शिवानी का स्निग्ध स्वर सुनाई दिया। चंचल बालिका, तुम अपनी रिहर्सल करोगी या मेरा सिर खाओगे? सूर्यभान बोले। वर्षा के मन में एक भूख सी उठी। कहाँ भटक रही है? क्यों लहूलुहान होते हुए भी थके हाथों की भोथरी कुदाल से अपरिचय के सह्याद्री काटने की कोशिश कर रही है। वर्षा ने पहलू बदला और अपना आवेग दबाने का प्रयत्न किया। जी चाहा एक सिगरेट पिए, पर सिगरेट कहाँ थी? ओह, क्या मेरी जिंदगी। अब चाहती हूँ तो एक सिगरेट भी नहीं मिलती। उसने करवाहट से सोचा, क्या करूँ? 7वीं मंजिल की इस खिड़की से छलांग लगा लूँ? कुछ क्षण खिड़की की ओर टुकुर टुकुर देखती रही। पश्चिम की खिड़की से सुहानी हवा के झोंके आ रहे थे। नई खबर पाकर खुशी हुई। बच्चे की तृष्णा की तरह दिव्या का पत्र उसने सबसे आखिर के लिए छोड़ रखा था। रोहन का कहना है तुम्हारी पूंजी का सबसे लाभकारी निवेश डीडीए फ्लैट होगा, पर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के लिए अभी यह राशि कम है। रोहन तुम्हारे लिए लोन जुटाने का आश्वासन दे रहे हैं। काश ऐसी ही एक फिल्म तुम्हें और मिल जाए। अब तुम्हारे क्षितिज का विस्तार होना चाहिए। वर्षा आश्वस्ति के भाव से पत्र सामने रखकर बैठी रही। जो रास्ता वह अंधेरे में ढूंढ रही थी, दिव्या ने उस पर प्रकाश रेखा झलका दी। अगर उसका ब्याह नहीं होता है तो कुछ महीनों बाद दिल्ली पहुंचने पर उसकी जीवन शैली पहले जैसी ही रहेगी। अगर अनुपमा दिल्ली छोड़ दे या शादी कर ले तो फिर उसे करोल बाग जैसे संकरे घुटे अस्तित्व में लौटना होगा। कार और एयर कंडीशनर को फिलहाल छोड़ दिया जाए। अभी तक उसके पास अपना फ़ोन, फ्रिज और स्टूडियो तक नहीं है। मुंबई में मन बुझा बुझा रहने के बावजूद अभी उसका कुरुक्षेत्र स्टूडियो फ्लोर पर ही होगा, स्टूडियो थिएटर का मंच नहीं। नमस्ते, वर्षा ने निकट आके अभिवादन किया। मेरा नाम वर्षा वशिष्ठ है। ड्रेसिंग गाउन पहने कंचन प्रभा कुर्सी पर बैठी थी, राजमहिषी जैसी गरिमा के साथ। परिचारिका पीछे खड़ी थी, बगल में बैठे हुसैन दृश्य समझा रहे थे। गोरी रूपवान कंचन प्रभा ने निगाह उठाकर उसका सर्वेक्षण किया। चेहरे पे सर्द तिरस्कार का भाव आ गया। अच्छा, आप ही हैं वर्षा वशिष्ठ? ऐसी शक्ल के साथ स्टार बनना चाहती हैं? वर्षा के कान गर्म हो गए। तक्षण रुधिर का प्रवाह बढ़ता महसूस हुआ। हुसैन और आसपास के लोगों की आंखों में तनाव भरी आशंका के अंगारे एकदम सुलग उठे। ड्रामा स्कूल में सहयोगी मुझे सांवली लौकी कहते थे। अगले ही पल वर्षा चेहरे पर सहज मुस्कान ले आई। आप तो जानती है, आकांक्षाओं के पीछे अक्सर लॉजिक नहीं होती। पिछले दरवाजे से बाहर आ वर्षा सामने की हरियाली को देखती रही। ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों के छोटे बड़े गुच्छे थे। टीलों और लहराते घुमाव। मध्यम बारिश ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। वयस्क होने के बाद वर्षा ने ऐसा अपमान अभी तक नहीं झेला था। डॉक्टर अटल से बहुत डांट खाई थी, लेकिन उनकी
प्रकृति दूसरी थी। अभिनय कौशल की कोताही पर उसकी प्रताड़ना हुई थी, शारीरिक न्यूनता पर नहीं। अगर उसका रंग सांवला है, नाक नक से मामूली, तो क्या उसका दोष है? पर जिंदगी में बहुत कुछ अतार्किक होता है। विमल ने बताया था कि कितने लांछन सहने पड़े थे। डिप्रेशन की धुंध को गहराने वाली बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। अगर मैं मुंबई में कभी आत्महत्या करूंगी तो यह काम मानसून में ही संपन्न होगा, उसने सोचा। मैडम शॉट तैयार है, पीछे मजीद का स्वर सुनाई दिया। अच्छा। वर्षा ने पल्लू हल्के से आंखों पर रखा। नहीं, आंखें सूखी थी। वर्षा अभी मुड़ी ही थी कि हुसैन आ गए। वर्षा जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके चेहरे की झुर्रियों में तनाव था। आपने क्या किया? मेरा मतलब इससे भी है। उसने संवाद का कागज आगे बढ़ाया। पल भर को उसके चेहरे पे करुण कसमकस झलक आई। वर्षा ने उन्हें नासमझी से देखा। मेरा दिल ऐसी नाव है जिसकी पतवार किसी और के हाथ है। हुसैन ठंडी सांस लेकर बोले। आपकी यह लाइन कंचन प्रभा बोलना चाहती है। कुछ पल हुसैन की निगाह उससे मिली रही। वह अभी सेट छोड़कर चली जाएंगी। बहुत अनप्रोफेशनल रुख है, पर खामियाजा हमें भुगतना होगा। हुसैन के चेहरे पे बेबस्ता थी और उससे उपजी तिलमिलाहट। ठीक है, वर्षा ने स्थिर स्वर में कहा। आज किसी से मुलाकात हुई। कंचन प्रभा टेनिस रैकेट के स्ट्रोक की माइक के साथ अपनी एड़ियों पर प्रथुल नितंबों को लहराते हुए घूमी। आंखों आंखों में बात हुई। किससे? वर्षा ने मुस्कुराकर पूछा। उसका नाम नहीं मालूम। इस बार रैकेट को कंचन प्रभा ने ऐसे थामा कि हत्था उसकी पुष्ट जांघों के बीचों बीच टकराने लगा। वह झालीदार पैंटी जैसी चीज पहनी थी। इन्हीं नंगी जांघों की झलक के लिए टिकट खिड़की पर कोहराम मच जाता है, वर्षा ने सोचा। निशा गरीब घर की है, पर एक्सक्लूसिव क्लब में टेनिस खेलने जाती है, और वह भी पैंटी पहनकर। यह कैसी कंपोजिशन है? कट होते ही कंचन प्रभा ने पूछा। मैं तो मिड लॉक में दिखाई दूं, जबकि वर्षा कैमरे के इतने पास है। अगला रिवर्स शॉट है, हुसैन ने सांत्वना दी। मेरी पहली लाइन के साथ मेरा क्लोजअप डालिए ना। कंचन प्रभा ठुनकी। मैं ऐसे दिखूंगी? उसने रैकेट की जाली में से तिरछी चितवन का डेमोन्स्ट्रेशन किया। बहुत अच्छा लगेगा। हुसैन पल भर दुविधा में लगे। प्लीज हुसैन भाई, कंचन प्रभा ने मन उहार की। क्लोजअप के बाद जब अगले शॉट की तैयारी होने लगी तो सोफे पे चुपचाप बैठी वर्षा के पास करीब आकर फुसफुसाया। एडिटिंग टेबल पे क्लोजअप फेंक देगा। रात को घर लौटकर वर्षा आधा घंटा सावर के नीचे बैठी रही, बाल भी भिगो लिए। प्रतिद्वंदता उसके लिए नई नहीं थी। चुनौती भरी भूमिका पाने के लिए रीटा और ममता के साथ तनाव हुआ था। रिपटरी का हर सदस्य ऐसे संघर्ष से कभी न कभी आहत हो चुका था। रिपटरी में भी वरिष्ठ और नए, समर्थ और किंचित कम कुशलकारों के बीच भेद था, पर एक बार जो भूमिका मिल गई उसमें बिना चूं चपड़ किए निभाने के वास्ते सब प्रतिबद्ध थे। कोई एक क्लास अभिनेता किसी एपरेंसी को जलील कर दे, यह अकल्पनीय था। पर कंचन प्रभा के साथ एक दिन की शूटिंग करके वर्षा विक्षुब्ध रह गई। दोपहर से ही सिर भन्नाने लगा। एकाएक सिर दर्द की तीखी लहर उठी। उसने आपटे से स्प्रे की 2 गोलियां मंगवाई और चाय के साथ निगल ली। कंचन प्रभा के मजमे से दूर एक कोने में अलग बैठी रही। कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सहायक निर्देशक निर्जा और स्वयं हुसैन बारी बारी से उसके पास आए और इधर उधर की बातें करते रहे। उनका मंतव्य वर्षा समझ रही थी। वे सहानुभूति व्यक्त करना चाहते थे। वर्षा चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, पर ऐसा नहीं कह पाई। रंगमंच आत्मरति का सिंह द्वार डॉक्टर अटल का एक सुभाषित था। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। वर्षा को पूरा विश्वास था यह अभिनेत्री कंचन प्रभा ही रहेगी। कंचन प्रभा भूमिका के निर्वाह में भी अपनी व्यक्तिगत चाल ही चलती थी। चेहरा अधिकतर कोरा रहता था, होठ कुछ और कहते थे, आंखें कुछ और संवादों की अदायगी अटपटी और सपाट। विराम से उसका कोई परिचय नहीं था। बोलने की ऐसी जल्दी जैसे उसकी ट्रेन ने आखिरी सीटी दे दी हो। 2 पंक्तियों का संवाद बोलने में उसे 4 टेक की जरूरत पड़ती थी। हाँ, जिस्मानी प्रदर्शन में वो खूब माहिर थी। निचले अधरों को दांतों तले दबाकर उत्तेजना पैदा करना, खुली आंखों से मस्ती टपकाना, वक्ष रेखा उजागर करना, द्वैथी संवाद में धार देने के लिए कमर लचकाना, ऐसे कुशलता उसने वर्षा के साथ के दृश्यों में ही दिखा दी थी। नायक के साथ तो वह पता नहीं कैसा गजब ढाती होगी। क्या किसी मंचन में एक कलाकार दूसरे की पंक्तियां छीन सकता है? यागो की भूमिका कर रहे लॉरेंस ओलिवियर ओथेलो का एक आलाप हड़प सकते हैं? मासा करते हुए वर्षा आइरीना की पंक्ति दबोच सकती हैं? सोचने से ही उबकाई आने लगती थी। पर कंचन प्रभा ने आज उसके 2 संवादों पर डाका मारा था। एहसास हैदराबादी को जलील करते हुए 3 संवादों में भौड़ी तब्दीलियां की थी और अपने 5-6 अतिरिक्त क्लोजअप डलवाए थे। उसका पूरा व्यवहार इतना फूहड़, कुरुचिपूर्ण और ज्वलनशील उद्घोषित था कि वर्षा को सेट से घिन होने लगी थी। पैकअप पर उसने छुटकारे की सांस ली थी, जैसे मृत्युदंड पाए अपराधी को एकाएक जीवन दान मिला हो। वापसी में वर्षा चुप बैठी थी। निर्जा ने 1-2 बार कनकियों से उसकी ओर देखा। वर्षा, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। आखिरकार निर्जा बोली। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, वर्षा ने समतल स्वर में कहा। थोड़ी देर चुप्पी रही। रात को हुसैन भाई डैडी से बात करने घर आ रहे हैं। लगा कि निर्जा जल्दी से जल्दी अपना बोझ हल्का कर लेना चाहती है। कंचन प्रभा की मांग है कि पिक्चर के आखिर में वह मरे, तुम नहीं। वह समझना चाहती है कि इससे दर्शक की हमदर्दी उसे मिलेगी। शूटिंग पूरी होने के बाद वह पिक्चर में मरती है या रियल लाइफ में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते कहते वर्षा आत्मसजग हो गई। आक्रोश के में ऐसी तीखी बात उसने अपने मुंह से पहली बार सुनी थी। क्या यह मेरे ऊपर मुख्यधारा माहौल का असर है? उसने सोचा।
बाथरोब पहने हुए वर्षा ड्राइंग रूम में खिड़की के सामने खड़ी थी। ड्रायर के गर्म भभके गीले बालों पे महसूस करते हुए ब्रश से संवार रही थी। खिड़की की चौखट पे चाय का मग रखा था। बीच बीच में गर्म घूंट भरना अच्छा लग रहा था। अंधेरे में ट्रैफिक की मध्यम चित्कार सुनाई दे रही थी। उसके ऊपर बारिश की धीमी रुनझुन। अच्छा है यहाँ की बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तनी हुई नसों को शांत करने और नींद लाने के लिए क्या करूँ? लिफ्टमैन से सिगरेट और नींद की गोलियां मंगवाऊं, पर प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं। शायद 10 का एक नोट देने से हो जाए। दरवाजे की घंटी बजी चिड़िया की मीठी चहक के सुर में। इस समय कौन है? भीतर चिड़चिड़ाहट भर गई। छेद से झाँक कर देखा। पल भर को धड़कन रुक गई। दरवाजा खोलते हुए हाथ शिथिल लग रहे थे। हौले चिर परिचित स्वर सुनाई दिया। हर्ष भीतर आया। वर्षा ने दरवाजा बंद किया। सिटकिनी और लैच का लॉक लगाया। क्लांत नसें फिर से तनतना उठी। हर्ष सोफे पे बैठा खोज भरे ढंग से आसपास देख रहा था। पहले से दुबला लगा, एक दिन की दाढ़ी, कमीज पे 2-3 सलवटें थी। आस्तीन ने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। मुंबई की जलवायु के अनुरूप बनियान नहीं थी। उजला रंग पहले से कुछ मलिन हो गया था। बिना मोजों के रबड़ की सैंडल, आंखें थोड़ी लाल। सिगरेट है? वर्षा ने पूछा। नाटकीय समक्षता की ऐसी शुरुआत से हर्ष अचकचा गया। हामी में सिर भरा। वर्षा ने भी हामी में सिर हिलाया। कुछ पल बोली, जल्दी करो। फिर कुछ पल बाद बोली, इतनी देर लगा रहे हो? इस बार हर्ष ने छोटी सी मुस्कान से उसकी ओर देखा। वर्षा फिर स्विच बोर्ड के पास आ गई और बालों में ब्रश चला रही थी। हर्ष ने सिगरेट बढ़ाई तो वर्षा ने आतुरता से थाम ली। उसने एक के बाद एक 2 लंबे कस लिए। वर्षा धीरे। हर्ष उसकी ओर देखता हुआ आशंका से बोला। वर्षा ने 2 लंबे कस और लिए, पर बीच में थोड़ा सा अंतर था। हर्ष उठा और निकट आया। सिगरेट उसे लेकर एस्ट्रे में रख दी, फिर उसे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वर्षा स्थिर हो गई। फिर सांसें समतल होने लगी। हर्ष ने उसके बालों को सहलाया। क्या हुआ? वर्षा ने मुंह उठाया और अधखुली आंखें झपक गईं। मुझे एक एक बात बताओ। वर्षा अचानक अलग हो गई। तुम पूना गए थे, फिर कहाँ गए थे? साथ में कौन था? क्यों गए थे? तुम कहाँ रहते हो? मुझसे पता क्यों छिपाया गया? वहाँ और कौन रहता है? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? चारूश्री से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ऐसी आक्रामक बौछार से हर्ष लड़खड़ा गया। ओह माई गॉड! वर्षा क्रुद्ध भाव से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मालूम है तुम्हारा पता पाने की कोशिश में मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी? हर्ष करुणा से मुस्कुराया। मेरा नाम वर्षा वशिष्ठ है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं हर्ष जी की पारिवारिक मित्र हूँ। उनकी माँ और बहन उनकी खबर जानने के लिए बहुत परेशान है। फिर उसकी ओर देखते हुए संजीदा हो गया। पारिवारिक मित्र क्यों कहा? हर्ष की मित्र क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मित्र नहीं रही। वर्षा ने सिगरेट उठा ली और 2 कस लिए। हर्ष ने नरमी से सिगरेट लेनी चाहिए। पल भर को वर्षा ने सोचा, इसको भी मुद्दा बना लो। फिर सिगरेट को छोड़ दिया। इतने गुस्सा हो? हर्ष ने उसके बालों में उंगलियां उलझानी चाहिए। मुझे छुओ मत। वर्षा बौखला गई। मेरा कलेजा छलनी हुआ रखा है। फिर जो हुआ वह अप्रत्याशित था। हर्ष के चेहरे पर कई भाव आए और गए, पर बोझिल बेचारगी बराबर चेहरे की रेखाओं में थरथराती रही। एक बारगी लगा हुआ कुछ कहना चाहता है। वह निसंदेह बहुत दारुण और करुण रहा होगा, क्योंकि आंखें बड़े यातनामय ढंग से आहत दिखाई दी। फिर होठ खुलते खुलते ठहर गए। चेहरे पर असहजता छा गई। तुम तो मुझसे मुंह मत फेरो। यह स्वर और वह भाव, मुंबई ने हर्ष को बदल दिया है। वर्षा ने पल भर धड़कन रुकने के साथ सोचा। आत्मविश्वास से दीप्त तेजस्वी हर्ष का ऐसा चेहरा वह पहली बार देख रही थी। मन का एक हिस्सा तत्काल पिघल उठा, पर जबड़े कसते हुए वर्षा ने अपने पे काबू पाया। मुझे मुंह फेरना है या नहीं, यह पूरी बात सुनने के बाद तय करूंगी। मैं रंजना के साथ माहिम में रहता हूँ। हर्ष सोफे पे अपनी जगह बैठ गया था और निगाह ऐसी थी जिससे थोड़ी वर्षा दिखाई दे और थोड़ा फर्श। एक वाक्य के बाद ही वह अटक गया। थोड़ा पानी पी लूं? साथ रहने का मतलब है उसके फ्लैट के एक कमरे में। गटागट 1 गिलास पीने के बाद हर्ष ने कहा, वह डांस डायरेक्टर है, लगभग 35 साल की। मुझे लेकर फिल्म प्रोड्यूस करने की बात है। रंजना को चारूश्री से मिलवाया था। चारूश्री अपने पेमेंट के बड़े भाग की क्रेडिट देने को तैयार है। पूना रंजना के एक व्यापारी मित्र से मिलने गए थे। वह हमारी फिल्म के लिए थोड़ा सा फाइनेंस जुटा रहे हैं। वहाँ से महाबलेश्वर गए, जहाँ रंजना की कुछ प्रॉपर्टी है। पर मुश्किल यह है कि यह सब करने के बाद भी 2 गाने रिकॉर्ड करना और 4 रीलें बनाना मुमकिन नहीं लग रहा है, जबकि रंजना के एक डिस्ट्रीब्यूटर मित्र ने कम से कम 4 रीलों की शर्त रखी है। तुम रंजना के ही पास रहने क्यों गए? हर्ष ने पल भर वर्षा को देखा, फिर उसके 2 टूक ढंग को चुपचाप स्वीकार कर लिया। मैं डीएनए नगर में जहाँ रहता था वहाँ का किराया 1 महीना नहीं दे पाया। एक शाम को जब वापस लौटा तो मालिक ने सूटकेस बाहर फेंक दिया। हर्ष नीचे देखने लगा था। नवीन मामा के पास जाने में अपमान का अनुभव हुआ, शायद तुम समझ सको। इन दिनों में अपरिचितों से मिली जलालत बर्दाश्त कर सकता हूँ, मित्रों और संबंधियों से नहीं। तुम में रंजना की दिलचस्पी सिर्फ फिल्म के लिए ही है? नहीं। हर्ष ने एक पल का भी विराम नहीं दिया था। फिर वह मुझसे पुरुष के रूप में आकर्षित है। वर्षा ने गहरी सांस ली। क्या वह अकेली है? हाँ, पति ने बहुत पहले छोड़ दिया था।
बारिश के साथ साथ हवा भी तेज हो गई। पर्दे आधे ऊपर उड़कर फड़फड़ाने लगे। साइड टेबल पे रखा लैंप हिला डुला। वर्षा ने खिड़की बंद कर दी। फिर बेडरूम से निर्जा की दी हुई सफ़ेद हुराक की बोतल निकाली और किचन से गिलास व बर्फ। एक गिलास हर्ष के सामने रख दिया। अपना गिलास तनिक ऊपर उठाया। फिर एक एक करके 3 बड़े घूंट लिए। हर्ष वर्षा को बड़े कौतुक से देख रहा था, पर उसके चेहरे का भाव देखकर कुछ बोला नहीं। दीपशिखा का क्या हुआ? सेल्व हो गई है कर्टसी सदानंद, इसलिए मुझे नायडू का फ्लैट छोड़ना पड़ा। हर्ष ने सादी सिगरेट जलाई। 4 स्क्वायर थी, 555 नहीं। चारूश्री के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरी तरफ से सिर्फ मित्रता का है। कैसी मित्रता? जैसी विपरीत लिंग के 2 सहयोगियों में होती है। मेरी जैसी ममता अर्चना और अनुपमा के साथ रही है। और उसकी तरफ से वह अब सेटिल होना चाहती है। एक स्टेज पर उसे और उसकी माँ को लगा था कि मैं वह व्यक्ति हो सकता हूँ। दीपशिखा इसी प्रतिक्रिया को तेज करने की कड़ी थी, जिसे सदानंद ने तोड़ दिया। चारूश्री को फीमेल स्टार नंबर 1 की जगह से कंचन प्रभा ने अप्रदस्त कर दिया है। वैसे भी वह अपने कैरियर से थक चुकी है। शादी को लेकर चारूश्री से साफ साफ बात हुई, गोलमोल ढंग से। तुमने क्यों नहीं साफ जवाब दिया? हर्ष हताश भाव से मुस्कुराया। मैं स्मार्ट बनकर सोच रहा था कि ऐसे में एक बड़ी फिल्म बन जाए तो क्या बुरा है, पर मेरी स्मार्टनेस किसी काम नहीं आई। बदनामी हुई सो अलग। मम्मी व सुजाता भी रूठ गई और तुम्हारा गुस्सा भी देख रहा हूँ। हर्ष ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर उस पर छोटे छोटे कई चुंबन जड़ दिए। अगर फिल्म बन जाती तो शायद तुम अस्थायी संबंध की दिशा में भी सोचने लगते। हर्ष ठिठक गया। तुम मुझे इतना उथला समझती हो? कुछ भी कह लो, पर ऐसा आरोप मत लगाओ। मम्मी की गवाही तो मानोगी। पिछली बार मैं उनके सिर पे हाथ रखकर कसम खा चुका हूँ कि घर में बहू आएगी तो उनकी पसंद की। वर्षा का गिलास खाली हो चुका था। हर्ष का अभी आधा था। वर्षा ने फिर दोनों भर दिए, बर्फ के टुकड़े डाले और 2 बड़े बड़े घूंट लिए। हर्ष ने उसकी ओर थोड़ी उलझन से देखा। वर्षा ने उसके हाथ से सिगरेट ले ली और 2 कस लिए। अब नशे की मध्यम तरंग भीतर झंझनाने लगी थी। मिस्टर नंदा की फिल्म कब शुरू हो रही है? हर्ष ने ठंडी सांस ली। वहाँ भी उलझन है। कुछ कहने से पहले तुम्हारा यह जान लेना जरूरी है कि मैं मिस्टर नंदा और आदित्य जी से मिल चुकी हूँ, वर्षा ने सामने देखते हुए कहा। हर्ष भराभर सा मुस्कुराया। तुम अपनी शूटिंग करती हो या मेरा इन्वेस्टिगेशन? पल भर की चुप्पी के बाद बोला, ठीक है, अब तुम ही बता दो कि मेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम है। तुम में सब्र क्यों नहीं है? आदित्य जी कहते हैं हर्ष तो आते ही मुंबई को लूट लेना चाहता है। बैंड स्टैंड के टेरेस फ्लैट के नीचे बात ही नहीं करता। आर्ट सिनेमा में पैसा मामूली होने से तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, मैं मान लेती हूँ। हालांकि मिजाज पसंद और सामर्थ्य के हिसाब से तो बजट सिनेमा हमारे ज़्यादा अनुकूल पड़ता है। वर्षा ठिठकी। तुम्हें व्यावसायिक फिल्मों में सहनायक का रोल मिल रहा था, वहाँ क्या हुआ? तुम्हें जो कहना है कह दो। हर्ष का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। तुम्हारा जवाब जाने बिना कैसे तय कर सकती हूँ कि मुझे क्या कहना है? हर्ष ने व्यवस्था के भाव से सिर झटका। अव्वल तो वे पैसा कम दे रहे थे, फिर कैरेक्टर को लेकर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। जो पैसा उन्होंने तुम्हें ऑफर किया था वह कम नहीं था। पहली ही फिल्म में वे तुम्हें 5 जीरो कैसे दे देंगे? अब तुम्हारे नाम से फिल्म बेचने में मदद मिलेगी, तब तुम्हारी मांग सुनी जाएगी। मेन स्ट्रीम सिनेमा की मार्केटेबिलिटी में इंटरनेशनल अवार्ड से खास मदद नहीं मिलती, यह क्या तुम नहीं जानते? वर्षा ने फिर 2 बड़े घूंट लिए। तुम भिन्न संवेदना लेकर लोकप्रिय सिनेमा में आए हो। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे तुम्हारे साथ सहज महसूस करें। अपने कैरेक्टर को लेकर इंटेलेक्चुअल सवाल पूछने लगे। मेरे इस एक्शन का मोटिवेशन और पर्सपेक्ट क्या है, या मेरे इनर सेल्फ के ओवरऑल लेआउट में कहाँ फिट होता है? यहाँ शूटिंग रोक के कला के सामाजिक दायित्व का यूनिट को लेक्चर पिलाओगे? वर्षा ने क्षण भर हर्ष को देखा। नंदा को तुम फिल्म में गाने डालने से रोक रहे हो। तुम्हारी दलील है कि स्क्रीन पर गाना गाते हुए तुम अपने आप को बेवकूफ़ समझते हो। मिस्टर हर्षवर्धन, यहाँ हरे हरे नोटों के बंडल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ही मिल रहे हैं। अगर अक्लमंद ही बने रहना है तो रिपटरी वापस चले जाइए। हर्ष एकदम चीख उठा। वर्षा ने अंतिम शब्द के साथ अपना खाली गिलास कोने की दीवार पर मार दिया। ऊंची झंझनाहट के साथ वह टकराया और छोटे छोटे टुकड़े नीचे बिखर गए। तुम बेवकूफ़ बनी रहने से संतुष्ट हो? हाँ, मैं लोकप्रिय सिनेमा में बेवकूफ़ बनी रहूंगी, पर साथ ही लो बजट फिल्में भी करूंगी। मीरा पटवर्धन का प्रोजेक्ट जल्दी ही मैच्योर हो जाएगा। वर्षा ने हर्ष के खाली गिलास को भरा, फिर 2 बड़े घूंट लेकर हर्ष की ओर बढ़ा दिया। 2-4 दिन को दिल्ली नहीं जा सकते? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। सुजाता JNU से मुंड्रिका और मुंड्रिका से JNU दौड़ती रहती है। हर्ष बुझ गया। मैं मम्मी से कह के आया था अगली बार साथ ले जाऊंगा। अगर अभी गया तो वापस नहीं लौट पाऊंगा। कुछ ठहरकर घड़ी पे निगाह डली। मैं चलूं? वर्षा बेडरूम से अपना पर्स ले आई। 1000 के नोटों की गड्डी हर्ष की जेब में रखते हुए कहा, ये रख लो, मेरा काम चल रहा है। हर्ष सुकुचाकर बोला।
हर्ष का ऐसा संकोच वह पहली बार देख रही थी। हमेशा का दाता आज लेने वाले की भूमिका में था। कैसे चल रहा है? रंजना देती है ना? हर्ष नीचे देखने लगा। मेरा अधिकार उससे कम है? हर्ष ने चुपचाप नोट रख लिए। मैं सचमुच हाई हो गई हूँ। वर्षा एकाएक ठिठक गई। तुम्हें खाने को भी नहीं पूछा? खाना कौन बनाता है? कभी मैं बनाती हूँ, कभी नीरजा का नौकर दोपहर को बना के रख जाता है। हर्ष भी वर्षा के पीछे पीछे रसोई में आ गया। वे खुली खिड़की के सामने खड़े थे। बौछार के छींटे भीतर आ रहे थे। हर्ष उसे बाहों में घेरे था। क्या बात हुई? हर्ष ने पूछा। अगर तुम ना आते तो मैं नींद की गोलियां मंगवाने वाली थी। हर्ष ने उसे कंधों से मोड़ा और पूछा, तुम शाम से बिखरी हुई हो? नए लोगों के साथ यह होता रहता है, तुम्हें इस पर सिर नहीं खपाना चाहिए। हर्ष ने उसके कपोलों पर हथेलियां रखकर चेहरा ऊपर उठाया। सुनो, नींद की गोलियों से मुझे नफरत है। डिप्रेशन में तादाद बढ़ जाती है और कुछ भी हो सकता है। वादा करो आगे गोलियां नहीं मंगवाओगी। वर्षा ने वादा किया। वर्षा, तुम्हारे ऊपर अब मुझे गर्व है। जलती ज़मीन में तुम्हारे काम की बहुत तारीफ हो रही है। जब पूना में इस दूसरी फिल्म की खबर पड़ी तो सोचा तुम कहाँ और कैसे नए शहर में रहती होगी। मैं तो कुछ मदद करने की स्थिति में हूँ नहीं, पर यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम व्यवस्थित हो। वर्षा ने कहना चाहा कि सब अस्थायी है, पर कुछ बोलने को जी नहीं चाहा। हर्ष की प्रतिक्रिया भली लगी। मैं जाऊँ? मुझे सुलाकर जाना। हर्ष के साथ ऐसी तीखी नाटकीय समक्षता पहली बार संपन्न हुई थी, जिसमें वह न सिर्फ कटघरे में था, बल्कि आरोपों के यथोचित जवाब भी नहीं दे पाया था। वर्षा को आशंका थी कि हर्ष क्रुद्ध हो उठेगा, पर जब हर्ष ने अपना संतुलन नहीं खोया तो वर्षा भाव विभोर हो उठी। अजनबी शहर की चुभन और अपमान के डंक के बाद हर्ष से भेंट मेघमालाओं की पहली बौछार थी। अपनी सफलता पे हर्ष की खुशी से उमंग और बढ़ गई। यह पुरुष मेरा अपना है। संसार में मेरा अपना निकटतम यही है। मेरे अस्तित्व की सारी गहन अनुभूतियां इसी के साथ जुड़ी है। यह मेरे अंधेरे क्षणों का साथी और सहारा रहा है। जब उसकी नींद टूटी तो सुबह हो रही थी। उसे ऐसी गहरी नींद आई थी। हर्ष के साथ सिमटे हुए एक ही करवट में रात कट गई। खिड़की के कांच पर सारी रात की तेजी के बाद बौछार अब बंद हो गई थी। पीछे दूर उजास फूट रही थी। सहसा अपने जीवन पे वर्षा पुलक से भर उठी। तभी घंटी बजी। हेलो। चेहरे पे बिखर आए बालों को हटाते हुए उसने तंद्रा भरे स्वर में कहा, हर्षवर्धन है? जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है? कमजोरी की झुंझुनी से वर्षा के तलवे लरज गए। रंजना। आज यहीं तक। आगे की कथा अगले अंक में सुनेंगे। बाय।